ठीक है, किसी को कोई आपत्ति है? वाह, बड़ा डिजाइन से खुला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज हम लोग दूसरा पेन का इस्तेमाल करेंगे, आज पावर पॉइंट वाला ही पेन इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा सभी कोई, और उसके बाद चारों ऑप्शन को देख के, मेरा यही कहना रहता है हमेशा, चारों ऑप्शन को देखने के बाद अपना आंसर जो है वो गेस कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन डीलिंग का अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन इफ फेल्स टू अपीयर इन मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय एएमबी। एएमबी यहाँ पे क्या हो गया? एपिलेंट मेडिकल बोर्ड। ठीक है, ही शैल बी गिवन अनदर नोटिस इन विच फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि एक पर्सन जो है एपिलेंट मेडिकल बोर्ड, हम लोग क्या कर रहे थे, अगर कोई पर्सन एपिलेंट मेडिकल बोर्ड के लिए क्या करता है, री एग्जामिनेशन का रिक्वेस्ट करता है मैनेजर से, री एग्जामिनेशन का रिक्वेस्ट करता है मैनेजर से कि हमको अपना एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन किससे कराना है सर? एपिलेंट मेडिकल बोर्ड से। ये कब कराता है? रिपोर्ट आने के 30 दिन के अंदर। ठीक है, मैनेजर को करता है, और मैनेजर 30 दिन के अंदर क्या करता है? अरेंजमेंट करने का काम मैनेजर का है कि जो पर्सन का है उसका री एग्जामिनेशन हो जाए, री एग्जामिनेशन हो जाए एपिलेंट मेडिकल बोर्ड से। और वो इसका नोटिस जो है कितने दिन में देता है? 15 दिन में एपिलेंट को दे देता है। मतलब जिसका एग्जामिनेशन होने वाला है उसका नोटिस उसको 15 दिन में दे देता है कि आपका एपिलेंट मेडिकल बोर्ड से जो है री एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। ठीक है, यदि किसी कारणवश इस मेडिकल री एग्जामिनेशन, बिल्कुल पॉसिबल है, एएमबी का अगर मान के चलिए मेडिकल री एग्जामिनेशन है और उसमें यदि कोई पर्सन जाने में फेल हो जाता है, मतलब वो अपने आप को अपीयर नहीं कर पाता है मेडिकल री एग्जामिनेशन में, तो उसको फिर से एक बार मौका दिया जाता है कि एक और डेट को आप जाइए और अपना जो मेडिकल री एग्जामिनेशन है वो एपिलेंट मेडिकल बोर्ड से करवा के आइए। वो जो सेकंड नोटिस हम लोग मेडिकल री एग्जामिनेशन का देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्म नंबर क्यू, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्म नंबर आर, ऑप्शन नंबर सी है फॉर्म नंबर एस, ऑप्शन नंबर डी है फॉर्म नंबर ओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा किसमें देते हैं हम लोग? फॉर्म नंबर, हम लोग देते हैं फॉर्म नंबर आर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म नंबर आर। फॉर्म नंबर क्यू में क्या देते थे? कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्म नंबर क्यू में हम लोग फर्स्ट नोटिस देंगे मेडिकल री एग्जामिनेशन का, और उसमें यदि वो फेल हुआ, नहीं जा पाया किसी कारणवश, किसी लॉजिकल कारण भी हो सकता है या फिर कोई भी कारणवश से नहीं जा पाया, तो उसको और एक मौका दिया जाएगा, सेकंड नोटिस भेजा जाएगा। और ये सेकंड नोटिस हम लोग किस फॉर्म में भेजेंगे? सेकंड नोटिस भेजेंगे फॉर्म नंबर आर में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फॉर्म आर टू बी गिवन टू पर्सन फॉर मेडिकल री एग्जामिनेशन डैश डेज प्रायर। फॉर्म नंबर क्यू हम लोग कब देते थे सर? फॉर्म नंबर क्यू हम लोग 15 दिन पहले देते थे। ठीक है, कौन देता था? मैनेजर देता था और एपिलेंट को देता था जिसका एग्जामिनेशन होने वाला है। फॉर्म नंबर आर जो है सेकंड नोटिस मेडिकल री एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन के कितने दिन प्रायर, मतलब कितने दिन पहले। प्रायर का मतलब क्या होता है? पहले। कितने दिन पहले जो है वो जिसका एग्जामिनेशन होने वाला है उसको दिया जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। कलर चेंज कर लिया जाए क्या? मजा नहीं आ रहा है ना। माइनिंग ज्ञान एज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां गेट, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमेन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान, और गेट के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर्स डेली के लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करता है। न सिर्फ लाइव क्लास बल्कि स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर में ही मिल जाता है। अलग अलग कोर्स के लिए माइनिंग ज्ञान का अलग अलग बुक भी अवेलेबल है जो आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है
सब कुछ माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर मिल जाता है। तो आप भी यदि माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं और माइनिंग ज्ञान से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को गेट एग्जाम की तैयारी के लिए, जबकि माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को गेट के अलावा बाकी सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 20, ऑप्शन नंबर सी है 15, ऑप्शन नंबर डी है 30। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15। ठीक है, देखिए जब आप माइंस रूल पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सेकेंड नोटिस भेजा जाता है, जो सेकेंड नोटिस भेजा जाता है मेडिकल री एग्जामिनेशन का, किसका, मेडिकल री एग्जामिनेशन का, वो भी सेम मैनर में भेजा जाता है जिस मैनर में हम लोग पहला नोटिस यानी कि फॉर्म नंबर क्यू भेजे हैं। ठीक है, जैसा हम लोग फॉर्म नंबर क्यू भेजे हैं 15 दिन पहले, उसी तरह सेम मैनर में 15 दिन पहले सेकंड नोटिस जो है वो भेजा जाता है, किसको, जिसका एग्जामिनेशन यानी कि एपिलेंट को भेजा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ पर्सन who fails to appear in medical re-examination without any reason shall cease to be employment in mine after expiry of dash days from last date notified for re-examination। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान से धैर्यपूर्वक पेशेंटली समझिएगा कि यदि एक पर्सन जो है वो मेडिकल री एग्जामिनेशन में जाने से फेल हो जाता है, सेकंड नोटिस मिलने के बाद भी फॉर्म नंबर आर में जो सेकंड नोटिस दिए उसके बाद भी वो बंदा क्या किया, नहीं गया, वो मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को सबमिट नहीं किया, ऐसे केस में उसका एम्प्लॉयमेंट को सीज कर लिया जाएगा, मतलब उसका नौकरी को सीज कर लिया जाएगा, अपने हवाले कर लिया जाएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कितने दिन के बाद, उसका जो भी लास्ट डेट है मेडिकल री एग्जामिनेशन का, सेकंड नोटिस के बाद जो भी उसका मेडिकल री एग्जामिनेशन का डेट है उसके एक्सपायरी के कितने दिन के बाद वो जो है उसका एम्प्लॉयमेंट सीज कर लिया जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन देखते हैं इसका, ऑप्शन नंबर ए है 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 20 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 30 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। ठीक है, 30 दिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 दिन। ठीक है, यानी मान के चलिए आज का डेट नहीं, हम लोग कोई राउंड फिगर में डेट लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। 1 दिसंबर को उसका सेकंड एंड फाइनल नोटिस था आपका मेडिकल री एग्जामिनेशन का, वो उस दिन भी नहीं गया, तो इस डेट से 30 दिन के अंदर, आफ्टर 30 दिन यानी 30 दिसंबर तक उसको क्या कर दिया जाएगा सर, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसका एम्प्लॉयमेंट को सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, यही सेम केस किसमें था, नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन जो हम लोग फॉर्म एम में और फॉर्म एन में भेजते थे, इसमें भी अगर कोई नहीं जाता था तो मैनेजमेंट को क्या बताना पड़ता था कि आप क्यों नहीं आए, अगर वो रीजन मैनेजमेंट को सेटिस्फाइंग लगा तो आपको दूसरा और एक मौका दिया जाएगा, और वो मैनेजर को सेटिस्फाइंग नहीं लगा तो वो आपको उस केस में भी टर्मिनेट कर देगा। हालांकि इसमें और एक आपके पास ये मदद था कि अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ, तो ये केस किसके जाता है, सीआईएम के पास जाता है, जो 60 दिन के अंदर इसका क्या करते हैं, रिपोर्ट अपना जो भी डिसीजन है वो सुनाते हैं, है ना। चलिए बहुत सारा रिवीजन आपका इस एक क्वेश्चन से हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फॉर एवरी मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय एपिलेंट मेडिकल बोर्ड इफ एपिलेंट फाउंड टू बी फिट हु शैल रीइंबर्स इन फुल द फी ऑफ एएमबी। रीइंबर्स मतलब पे करना, उसको क्या करना, पूरा फुल पेमेंट देना एएमबी को। यदि मेडिकल री एग्जामिनेशन में क्या हुआ, ये तो एक तरह का समझिए कि मैनेजमेंट को चैलेंज दे रहा है, जो पर्सन है वो मैनेजमेंट को चैलेंज दे रहा है कि सर हम फिट है, मेडिकल एग्जामिनेशन में मेरा फॉर्म नंबर ओ में जो रिपोर्ट मिला है वो गलत है, हमको एएमबी से आप फिर से मेडिकल री एग्जामिनेशन कराइए। ये तो एक तरह से चैलेंज दे रहा है मैनेजमेंट को। ऐसे केस में यदि मेडिकल री एग्जामिनेशन में पर्सन फिट पाया गया, फॉर्म ओ में उसका क्या मिला था, मेडिकली अनफिट, तभी ना वो मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए बोला सर, मेडिकल अनफिट हम आपको घोषित कर दिए थे फॉर्म ओ में, तब जाके आप क्या किए कि हमको एपिलेंट मेडिकल बोर्ड से री एग्जामिनेशन कराइए। ऐसे केस में अगर वो एपिलेंट मेडिकल बोर्ड उसको फिट घोषित कर दिया तो एपिलेंट मेडिकल बोर्ड का जो फी है वो कौन पे करेगा। ऑप्शन देखते हैं इसका, ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी एपिलेंट यानी जिसका एग्जामिनेशन हो रहा है, जो पर्सन कंसर्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे केस में हमेशा कौन पेमेंट करेगा सर, ओनर पेमेंट करेगा, क्योंकि आप तो फिट पाए गए एपिलेंट मेडिकल बोर्ड से, ये गलती जो फॉर्म नंबर ओ बनाया है सर्टिफाइंग सर्जन मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका गलती है, आप फिट पाए गए तो आपका जो पेमेंट है आपको नहीं देना होगा, वो कौन पे करेगा, ओनर पे करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, हल्का सा चेंज है कि यदि मेडिकल री एग्जामिनेशन जो एएमबी करता है उसमें अगर एपिलेंट को क्या पाया गया, अनफिट पाया गया, क्या पाया गया, अनफिट पाया गया, उस केस में एपिलेंट मेडिकल बोर्ड का फी कौन पे करेगा। ऑप्शन नंबर ए ओनर,
ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी एपिलेंट, यानी जिसका एपिलेंट मतलब हो गया पर्सन कंसर्न, पर्सन कंसर्न जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे केस में यदि वो अनफिट पाया गया एपिलेंट मेडिकल बोर्ड से भी, ऐसे केस में एपिलेंट खुद जो है अपना पेमेंट करता है एपिलेंट मेडिकल बोर्ड को मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हु शॉल एक्ट एज अ कन्वेनर ऑफ बोर्ड इन एएमबी। बोर्ड में, यहाँ पे बोर्ड नहीं, हाँ एएमबी का बोर्ड में, यानी एपिलेंट मेडिकल बोर्ड का जो एक मेंबर बनता है, इस मेंबर में कन्वेनर का रोल कौन एक्ट करता है, कन्वेनर का रोल कौन अदा करेगा, कौन प्ले करेगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोई भी मेंबर, एपिलेंट मेडिकल बोर्ड का कोई भी मेंबर, जो डीजीएमएस का मेडिकल ऑफिसर है वही करेगा, या फिर जो एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर है वो करेगा, या फिर असिस्टेंट सिविल सर्जन, कौन करेगा कन्वेनर का रोल को प्ले। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेडिकल ऑफिसर ऑफ डीजीएमएस। डीजीएमएस का जो मेडिकल ऑफिसर होगा, जो एक मेंबर होता है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एपिलेंट मेडिकल बोर्ड का, वो कन्वेनर का रोल जो है वो प्ले करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा वन ड्यूली क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर इन एलोपैथिक सिस्टम शॉल बी नॉमिनेटेड बाय डैश टू बी मेंबर ऑफ एएमबी। एक क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर जो किसमें, जिसका महारथी हासिल हो एलोपैथिक सिस्टम में, किसमें एलोपैथिक सिस्टम में, उसको नॉमिनेट किया जाएगा टू बी मेंबर ऑफ एएमबी। एएमबी के मेंबर बनने के लिए उसको नॉमिनेट किया जाएगा, चयनित किया जाएगा। ये नॉमिनेशन का प्रक्रिया कौन फुलफिल करेगा, कौन नॉमिनेट करेगा, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। कौन फुलफिल करेगा, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, फुलफिल कौन करेगा। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए डीजीएमएस, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सीआईएम, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। चारों में से कौन अथॉरिटी जो है वो एक मेंबर को नॉमिनेट करेगा टू बी मेंबर ऑफ एएमबी, जिसको क्या हो, महारथी हासिल हो एलोपैथिक सिस्टम में, जो हो स्पेशलिस्ट हो मेडिकल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीआईएम। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का ये काम होता है कि वो क्या करे, एक मेंबर को नॉमिनेट करे जो एपिलेंट मेडिकल बोर्ड में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करे एज अ एलोपैथिक सिस्टम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सीआईएम सॉल्व, एक मिनट, हाँ, CIM shall nominate one medical practitioner for member of AMB with consultation of। देखिए CIM जो है, CIM क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को, एक मेडिकल ऑफिसर को जो एलोपैथिक सिस्टम में महारथी हासिल किए हैं, उसको क्या कर रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं। मेंबर क्या कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि मेंबर को क्या किया जाता है सर, तो नॉमिनेट किया जाता है। कौन कर रहा है, CIM को, किसके कंसल्टेशन में, यानी किसका राय लेके, किससे सजेशन लेके सीआईएम जो है वो ऐसा करेंगे। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डीजीएमएस, ऑप्शन नंबर बी है ओनर एजेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का सजेशन लेके सीआईएम एक मेंबर को नॉमिनेट करेंगे जो मेडिकल ऑफिसर होगा, जिसको एलोपैथिक सिस्टम में महारत हासिल होगा, टू बी मेंबर ऑफ एपिलेंट मेडिकल बोर्ड। सीरीज वाइज आप याद करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अब जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करके, क्या करके, कंसल्ट करके सीआईएम जो चुन रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कौन करेगा, यह है क्वेश्चन नंबर 9। उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कौन करेगा, जिसके थ्रू, जिससे राय लेके सीआईएम जो है एक मेंबर को क्या कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं टू बी मेंबर ऑफ एपिलेंट मेडिकल बोर्ड। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए डीजीएमएस, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सीआईएम आरआईएम, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग एक सीक्वेंस वाइज समझते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, सीआईएम एक पर्सन को नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, एक पर्सन को नॉमिनेट करेंगे जो एलोपैथिक सिस्टम में जिसका महारथी हासिल हो। ये पर्सन को नॉमिनेट करेंगे कैसे, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लेके, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का सजेशन लेके हम लोग सीआईएम जो है वो क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। अब ये जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लेके सीआईएम नॉमिनेट कर रहे हैं, इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करेगा कौन, खुद से तो नहीं बन जाएगा, इसका सेटअप करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है सभी को, आई थिंक क्लियर होगा। इससे डिटेल में
इसको आप नहीं समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा मेंबर इसका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन मेडिकल ऑफिसर एम्प्लॉयड इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल बी नॉट बिलो रैंक ऑफ डैश फॉर एपिलेंट मेडिकल बोर्ड मेंबर। एपिलेंट मेडिकल बोर्ड के मेंबर बनने के लिए एक मेडिकल ऑफिसर जो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो, जिनका रैंक कितने से नीचे नहीं होना चाहिए, तो उनको हम लोग एपिलेंट मेडिकल बोर्ड के मेंबर के लिए चयनित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिविल सर्जन, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट सिविल सर्जन, ऑप्शन नंबर सी एमबीबीएस डॉक्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट सिविल सर्जन। कितना आपने मेंबर देख लिया, एक मेंबर तो डीजीएमएस का होगा मेडिकल ऑफिसर जो कन्वेनर का रोल प्ले करेगा, कन्वेनर का। एक को सीआईएम नॉमिनेट किए जो एलोपैथिक सिस्टम में जिसका महारथी हासिल होगा, और एक होगा जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन। ठीक है, असिस्टेंट सिविल सर्जन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एएमबी मीटिंग यानी एपिलेंट मेडिकल बोर्ड का मीटिंग जो है एक साल में कितने बार किया जाता है? सॉल्व बी डन डैश टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में कितने बार किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए 1 साल, ऑप्शन नंबर बी 2 साल, ऑप्शन नंबर सी 3 साल, ऑप्शन नंबर डी 4 साल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 4 साल। ये आपको माइंस रूल में नहीं मिलेगा, ये सर्कुलर का गैजेट का क्वेश्चन है कि एपिलेंट मेडिकल बोर्ड का जो मीटिंग है एक साल में 4 बार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एपिलेंट मेडिकल बोर्ड कैन बी कंस्टिट्यूटेड विद डैश पर्सन ओनली। अब देखिए टोटल हम लोग क्या देखें कि 3 मेंबर ऑलमोस्ट है, एक डीजीएमएस वाले हो गए, एक सीआईएम जिसको नॉमिनेट किए वो हो गए सीआईएम नॉमिनेट, और एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन, 3 हो गए। तो मिनिमम एपिलेंट मेडिकल बोर्ड का गठन करने के लिए कम से कम कितना पर्सन का होना जरूरी है? उतने पर्सन में भी एपिलेंट मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2। मिनिमम 2 में भी हम लोग एपिलेंट मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एपिलेट मेडिकल बोर्ड शॉल एग्जामिन द कैंडिडेट एज पर फॉर्म डैश फॉर पर्सन टू बी एम्प्लॉयड इन माइंस। अब वो पर्सन जो माइंस में एम्प्लॉयड होने वाला है, जिनका एम्प्लॉयमेंट अभी होने वाला, हुआ नहीं है अब होगा, वैसे कैंडिडेट का, वैसे एम्प्लॉय का मेडिकल एग्जामिनेशन एपिलेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा किस फॉर्म के हिसाब से जो स्टैंडर्ड रखा गया उसके हिसाब से किया जाएगा? फॉर्म नंबर पी, फॉर्म नंबर P1, फॉर्म नंबर P2 या फिर फॉर्म नंबर T। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी P1। ठीक है, फॉर्म नंबर P1 के हिसाब से जो पर्सन एम्प्लॉय होने वाले हैं, जिस पर्सन का एम्प्लॉयमेंट अभी होने वाला है, यानी कि समझ लीजिए इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी एम्प्लॉयड इन माइंड, टू बी एम्प्लॉयड इन माइंड, जो एम्प्लॉय अभी होने वाले हैं, जिनका नया नया नौकरी हुआ है, उनका P1 के हिसाब से जो भी स्टैंडर्ड लेट डाउन किया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन का, उसी हिसाब से एपिलेंट मेडिकल बोर्ड उनका री एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो पर्सन पहले से एम्प्लॉयड है उनका अगर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है तो एपिलेंट मेडिकल बोर्ड किसमें लेट डाउन किया हुआ फॉर्म के हिसाब से करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन? फॉर्म नंबर P, फॉर्म नंबर P1, फॉर्म नंबर P2 या फिर फॉर्म नंबर P3। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्म नंबर P। फॉर्म नंबर P के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एपिलेट मेडिकल बोर्ड शॉल इशू मेडिकल सर्टिफिकेट इन विच फॉर्म। नॉर्मल मेडिकल सर्टिफिकेट जो मिलता था वो किसमें मिलता था? फॉर्म ओ में। एपिलेंट मेडिकल बोर्ड का जो री एग्जामिनेशन का मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। फॉर्म नंबर P में, फॉर्म नंबर Q में, फॉर्म नंबर R में, या फिर फॉर्म नंबर S में? जो बच्चे ध्यान से मेरा लेक्चर को देख रहे हैं वो इसका आंसर आराम से गेस कर सकते हैं। फॉर्म नंबर P में क्या है आपको पता है, स्टैंडर्ड लेट डाउन जो IME या फिर PME होता है, जो पर्सन एम्प्लॉयड है पहले से उनके लिए। फॉर्म नंबर Q में क्या होता है? फॉर्म नंबर Q में आपका मेडिकल री एग्जामिनेशन का जो है फॉर्म हम लोग भेजते हैं जो एपिलेंट मेडिकल बोर्ड के द्वारा होता है। फॉर्म नंबर R में सेकंड नोटिस भेजा जाता है एपिलेंट मेडिकल बोर्ड के लिए जो री एग्जामिनेशन का होता है, और जिसका रिजल्ट होगा वो आपका होगा फॉर्म नंबर S में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर S। तो लगभग अभी तक हम लोग बहुत सारा फॉर्म नंबर M, N, O कवर कर लिए। फॉर्म नंबर P,
T1 कवर कर लिए, फॉर्म नंबर Q R S जो है कवर कर लिए, फॉर्म नंबर A B D E हम लोग अभी कवर नहीं किए, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, जब इसका रूल आएगा उसके हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है और हम लोग फिर नेक्स्ट बार मिलेंगे। और नेक्स्ट बार हम लोग क्या करेंगे, कल फिर से अपना कोल माइन रेगुलेशन का जो भी सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 26 कवर करेंगे और माइंस रूल का सब्सिक्वेंटली हम लोग लेक्चर नंबर 7 जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, है ना।